नमस्कार। आज हम एक बहुत ही मशहूर किताब रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड इसके पीछे जो सोच है उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। हमारे पास इसका एक बड़ा दिलचस्प इंग्लिश कहानी वाला रूपांतरण भी है। ये दिखाता है कि कैसे दो अलग अलग पिता जैसे किरदार थे, एक गरीब डैड और एक अमीर डैड, और उनकी सोच में कितना फर्क था। हाँ बिल्कुल, ये फर्क ही किताब का सार है एक तरह से। सही। तो हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि वो जो माइंडसेट शिफ्ट की बात होती है ना, उसको पकड़ना है। कैसे अलग अलग सलाह किसी की पूरी फाइनेंशियल लाइफ को बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो दो नजरिए थे, इनमें मुख्य फर्क क्या था, मतलब बुनियादी तौर पे? देखो, फर्क बहुत बहुत गहरा था। एक पिता, जिन्हें कहानी में पुअर डैड कहा गया है, वो बहुत पढ़े लिखे थे, पीएचडी थे, और हमेशा मतलब सुरक्षित नौकरी, अच्छी डिग्री, इसी पर जोर देते थे। हाँ, पारंपरिक सोच जिसे कहते हैं। बिल्कुल। लेकिन नतीजा, वो पूरी जिंदगी पैसों के लिए संघर्ष करते रहे। दूसरी तरफ थे रिच डैड। 8वीं पास भी नहीं, पर वो एक कामयाब बिजनेसमैन बने, आर्थिक रूप से एकदम आजाद। अच्छा। पुअर डैड क्या कहते थे? स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ, सेफ जॉब ढूंढो। रिच डैड का मंत्र बिल्कुल अलग था। पैसे के बारे में सीखो, समझो कि पैसा काम कैसे करता है, ताकि तुम पैसे से अपने लिए काम करवा सको। ये तो मतलब सोच का ही पूरा बदलाव है। हाँ, ये सिर्फ सलाह नहीं थी, ये जीने का तरीका था। तो कहानी का जो पहला बड़ा सबक आता है कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। इसमें वो रॉबर्ट और माइक वाली कहानी है, जहां रिच डैड उन्हें सिर्फ 10 सेंट प्रति घंटे पर काम देते हैं। ये तो सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। हाँ बिल्कुल, पहली बार में तो ये शोषण जैसा ही लगता है ना। हाँ। लेकिन रिच डैड का मकसद उन्हें कोई मजदूरी देना नहीं था। वो उन्हें जिसे चूहा दौड़ कहते हैं ना, मतलब डर और लालच का चक्कर, उससे बाहर निकालना सिखा रहे थे। डर मतलब पैसे ना होने का डर, और लालच मतलब ज्यादा पैसे का। एग्जैक्टली। कम पैसे देकर उन्होंने इन दोनों इमोशंस को जानबूझकर उभारा, ताकि बच्चे ये समझे कि सिर्फ सैलरी बढ़वाने के पीछे भागने से कुछ नहीं होगा। असल सबक था मौके देखना सीखना, और ये समझना कि एसेट्स यानी संपत्ति कैसे बनाई जाए जो तुम्हारे लिए पैसा कमाए। अच्छा, मतलब सवाल ये था कि क्या तुम जिंदगी भर पैसे के पीछे भागोगे? हाँ, या फिर ऐसा सिस्टम बनाओगे कि पैसा तुम्हारे पीछे भागे। ये संपत्ति और देनदारी वाली बात, एसेट्स और लायबिलिटीज, ये सुनने में तो बहुत सीधा लगता है, पर कहानी कहती है कि लोग इसी में सबसे ज्यादा उलझते हैं। हाँ, यही तो सबसे बड़ा भ्रम है जिसे ये किताब तोड़ती है, और इसकी वजह है फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी असल में। अच्छा। देखो, सीधी सी परिभाषा है, संपत्ति यानी एसेट वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, जैसे किराए पर दिया घर, स्टॉक से डिविडेंड, या आपके बिजनेस का प्रॉफिट। ठीक है। और देनदारी यानी लायबिलिटी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है, जैसे कार का लोन, क्रेडिट कार्ड का बिल, या वो घर जिसकी आप भारी ईएमआई भर रहे हो। पर अपना घर तो सबसे बड़ी संपत्ति मानते हैं लोग। यही तो गड़बड़ है। कहानी यही बताती है कि लोग अक्सर इमोशनली देनदारियों से जुड़ जाते हैं, खासकर अपने घर से, और उसे एसेट मानकर एक तरह से आर्थिक दलदल में फंसते जाते हैं। जब तक उस पर लोन है, वो घर असल में आपकी जेब से पैसा निकाल रहा है, वो बैंक की संपत्ति ज्यादा है। ये एक सोचने वाली बात है। तो फिर ये जो एक और कॉन्सेप्ट है, माइंड योर ओन बिजनेस, इसका क्या मतलब है? क्या सबको नौकरी छोड़ देनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। कहानी के हिसाब से इसका मतलब ये है कि आप अपनी नौकरी करते रहो, लेकिन आपका ध्यान आपके बिजनेस पर होना चाहिए। और आपका बिजनेस क्या है? वो है आपकी संपत्ति वाला कॉलम। अच्छा, मतलब नौकरी आपका पेशा है, पर बिजनेस आपकी संपत्ति है। हाँ, नौकरी से आप बिल भरती रहो, घर चलाते हो, लेकिन असली वेल्थ बनती है उन एसेट्स से जो आपके लिए कमा रहे हैं, तब भी जब आप काम नहीं कर रहे। कियोसाकी ने खुद सालों नौकरी की, पर साथ साथ रियल एस्टेट और दूसरे निवेशों में अपना बिजनेस बनाया। तो नौकरी करते हुए भी एसेट बिल्डिंग पर फोकस करना। बिल्कुल। आय के सिर्फ एक स्रोत यानी नौकरी पर निर्भर मत रहो। अच्छा, अब एक और बात आती है इसमें, टैक्स की और कॉर्पोरेशंस की। क्या अमीर लोग वाकई टैक्स अलग तरह से भरते हैं? कहानी ये बताती है कि अमीर लोग सिस्टम को बेहतर समझते हैं,
देखो, एक सामान्य कर्मचारी पहले कमाता है, फिर सरकार टैक्स लेती है और फिर जो बचता है उससे वो खर्च करता है। हाँ, यही होता है। जबकि एक कॉरपोरेशन मतलब एक कानूनी बिजनेस स्ट्रक्चर वो पहले कमाता है, फिर अपने बिजनेस से जुड़े सारे जायज खर्चे करता है और फिर जो प्रॉफिट बचता है उस पर टैक्स देता है। ओह, तो मतलब खर्चे पहले, टैक्स बाद में। हाँ, एक तरह से अमीर लोग अक्सर कॉरपोरेशन जैसी कानूनी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। ये टैक्स चोरी नहीं है, ये नियमों का कानूनी और कह सकते हैं स्मार्ट इस्तेमाल है। ठीक है। और ये वाला आइडिया कि अमीर पैसा बनाते हैं, मतलब हवा में से, कहानी में इसका क्या मतलब है? नहीं, हवा में से नहीं। इसका मतलब जादूगरी नहीं है। इसका मतलब है अवसर बनाना या खोजना। कहानी इस माइंडसेट पर जोर देती है। मैं इसे खरीद नहीं सकता, ये कहने की बजाय सवाल पूछो, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं। अच्छा, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। हाँ, ये सोच आपके दिमाग को समाधान ढूंढने पर मजबूर करती है। अमीर लोग सिर्फ पैसा बचाते नहीं हैं, वो निवेश के ऐसे मौके ढूंढते या बनाते हैं जहां पैसे से और पैसा बन सके। ये फाइनेंशियल इंटेलिजेंस और थोड़ा कैलकुलेटेड रिस्क लेने से आता है, बिना ज्ञान के रिस्क लेना नहीं। सही बात है। और आखिर में वो विचार के पैसे के लिए नहीं, बल्कि सीखने के लिए काम करो। रिच डैड ने इस पर इतना जोर क्यों दिया? क्योंकि रिच डैड का मानना था कि असली दौलत जो लंबे समय तक टिकती है वो सैलरी से नहीं बल्कि उन स्किल से आती हैं जो आप सीखते हो। जैसे सेल्स, मार्केटिंग, बातचीत का हुनर, लीडरशिप। उन्होंने रॉबर्ट को ऐसी नौकरियां करने को कहा जहां ये स्किल्स सीखने को मिले, भले ही शुरू में सैलरी कम हो। कहानी के मुताबिक यही स्किल्स आपको संपत्ति बनाने और उसे संभालने में मदद करती हैं। मतलब नौकरी को सिर्फ पैसों का जरिया न समझें, बल्कि सीखने का एक मौका समझें। बिल्कुल, जब सीखने पर फोकस होता है तो पैसा अपने आप पीछे आता है। ज्ञान बढ़ेगा तो पैसा भी बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर देखें तो पूरा संदेश क्या है? ऐसा लगता है कि सब कुछ आखिर में सोच के तरीके पर ही आकर टिक जाता है ना? हाँ, बिल्कुल। क्या हम पुअर डैड की तरह सिर्फ नौकरी, सैलरी, सिक्योरिटी इसी दायरे में सोच रहे हैं, या रिच डैड की तरह संपत्ति बनाने और पैसे को अपने लिए काम पर लगाने के बारे में सोच रहे हैं? सही कहा। कहानी यही सवाल हमारे सामने छोड़ जाती है। हम में से हर एक की सोच किस डैड से ज्यादा मिलती है? क्या हम अनजाने में लायबिलिटीज को एसेट समझ रहे हैं? क्या हम अब भी पैसे के लिए ही काम कर रहे हैं, या हमने पैसे को अपने लिए काम पर लगा दिया है? डिग्री अपनी जगह है, पर फाइनेंशियल लिटरेसी शायद उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। और जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए सोचने को एक बात छोड़ जाते हैं। अगर ये सच है कि पैसा हमारे लिए काम कर सकता है, तो आज अभी कोई भी इंसान अपने संपत्ति बनाने की दिशा में वो पहला, चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, कदम क्या उठा सकता है? कहानी खुद यही कहती है, बस शुरुआत करो, चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो। थोड़ा ही सही, पर वो जो एसेट वाला कॉलम है ना, उसमें कुछ डालना शुरू करो। अपना फाइनेंशियल ज्ञान बढ़ाओ, किताबें पढ़ो, सीखो, और सबसे जरूरी वो जो जॉब वाली मानसिकता है ना, उससे निकलकर वेल्थ बनाने वाली मानसिकता अपना